तो अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय जन जन की जो समस्या है, जी हाँ, उन समस्याओं का किस तरह समाधान हो सकता है, लेकिन समाधान करने के लिए दो वर्ग की आवश्यकता जरूरी है। एक अधिकारी वर्ग और दूसरा जनता वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग। तभी जाके वो संविधान लागू हो सकता है। अगर आप लोग चाहे तो एक बार मेरे संविधान को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि मैं जन जन समस्याओं को ख़त्म कर सकता हूं और करवा सकता हूं। हालांकि जितने दिन लगे आप लोग समझ जाएंगे तो ठीक है। मेरा जो कार्य है एक्चुअली वो मैं कर रहा हूं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारी तंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करती है। मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दशकों में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर संबंध एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे। लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है। ऐसे प्रकरण आए हैं जहां राजनीतिक कार्यपालिका ने अस्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिक के प्रशासनिक प्रसंगों में, जैसे कि स्थानांतरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रह वृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अधिकारी तंत्र के इस राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम है, विवेचना कीजिए। 250 शब्द में लिखना है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का ये प्रश्न है। क्रेडिट एंड थैंक्स एरिहंट पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड को देंगे, क्योंकि उन्हीं का ये पब्लिकेशन का प्रश्न तो यूपीएससी का है, लेकिन जो व्याख्या किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगर बात किया जाए तो ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन हल प्रश्न 2020 से लेकर 1997 का मैंने प्रश्न लाया हूँ, और ये सॉल्व्ड पेपर जो कि 2019 का है। तो देखते हैं कि एरिहंट पब्लिकेशन ने किस तरह इस प्रश्न का व्याख्या किए हैं। हालांकि सभी पब्लिकेशन लोगों को धन्यवाद, और भी अच्छे तरीके से व्याख्या करें। तो व्याख्या में लिखा गया है कि नौकरशाही का राजनीतिकरण नौकरशाही के निर्णयों पर राजनीतिक कार्यपालिका के प्रभाव को दर्शाता है। अस्थायी कार्यपालिका के निर्णयों पर राजनीतिक कार्यपालिका का यह प्रभाव नियुक्तियों, तबादलों और सेवानिवृत्ति के बाद स्थिति में पूर्व की भूमिका के कारण होता है। जिस तरह मेरे समर्थक जो है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चैनल बनाया था, तो वहाँ पर मुझे मिलियन में व्यूज लेकर मुझे उधर भी जो कि नंबर 1 बनाए थे। बहुत सारे लोग जो कि मेरे चैनल से बहुत घबराए थे। उसी तरह उन्हीं समर्थक से कहेंगे कि एजुकेशन फील्ड में भी वो मुझे नंबर 1 बना देंगे, क्योंकि इस फील्ड में अगर बन गए जाने का मतलब है कि रोजगार ही रोजगार है जब मैं आ जाता हूं। तो नौकरशाही का राजनीतिकरण निम्न परिणाम की ओर जाता है। यह सिविल सेवकों के निष्पक्ष, तटस्थ और महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करता है। अधिकारी सरकार में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए राजनेताओं से संरक्षण चाहते हैं। जैसा कि सिविल सेवकों को एक विशेष राजनीतिक प्रणाली के साथ पहचाना जा रहा है, वे अब तटस्थ नहीं हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो राजनीतिक अधिकारियों के पक्ष में हो।
यह प्रशासन में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की संस्कृति को और मजबूत करता है। यह सरकार के कार्यक्रमों पर अपने निर्णय पारित करने में सरकार के राजनीतिक मूल्यों से नौकरशाही को दूर करता है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम को औचित्य न केवल कार्यक्रम की योग्यता बल्कि राजनीतिक प्रेरणाओं पर भी आधारित है। इस प्रकार एक सरकारी नीति का मूल्यांकन परिवर्तित तथ्यों से प्रेरित होता है, न कि स्वतंत्र और निष्पक्ष उद्देश्यों से। यह भेदभाव को मजबूत करता है क्योंकि एक राजनीतिक नौकरशाही सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में सरकार के निर्देशों के आधार पर समाज के एक निश्चित भाग या विशेष व्यक्तियों को पसंद करती है। भारतीय संविधान में समानता सुनिश्चित की गई है। यह ईमानदार सिविल सेवकों के विध्वंस की ओर जाता है जो संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप काम करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति के रूप से प्रेरित निर्णय लेने वाले नौकरशाहों को केवल अनुकूल स्थानांतरण और आकर्षक पोस्टिंग मिलती है जो राजनीतिक वर्ग के साथ हाथों में होती है। इससे कुछ ईमानदार नौकरशाहों में विवेक का संकट भी पैदा हो सकता है। राजनीतिक अनुदेशों का पालन नहीं करने वाले को बाद में दंडित किया जा सकता है, उन्हें बार बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक नौकरशाही के फैसलों के पक्षपाती के रूप में देखा जा सकता है, जिससे समय के साथ राज्य की वैधता में गिरावट आती है। एक स्वतंत्र नौकरशाही प्रभावी नीति निर्माण में योगदान कर सकती है, किसी भी नीति के दीर्घकालिक सामाजिक लाभों का आकलन कर सकती है, लोक प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित कर सकती है और भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है। इसलिए यदि एक सिविल सेवक सार्वजनिक जीवन के मूल्यों जैसे ईमानदारी, अखंडता, पारदर्शिता, निस्वार्थता आदि का पालन करता है तो गैर भौतिक गठजोड़ के प्रलोभन का विरोध कर सकता है। नौकरशाही को राजनीति के से बचाने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक निश्चित परिभाषित प्रक्रिया, सभी पदों पर भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा आदि का आवश्यकता है। तो जिस तरह मेरे समर्थक मेरे पिछले चैनल में अपना जो है जलवा दिखाए थे, मेरे वीडियो को मिलियन में मैं कैसा भी वीडियो बनाया था, मेरे समर्थक जो है वो मिलियन व्यूज ले आ ही देते थे। उसी तरह एक बार कोचिंग संस्थान में मेरा एंट्री हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। मेरे समर्थकों से कहूँगा, आप लोग भी कहेंगे कि मतलब इतना बदलाव ला देंगे कि घर घर से जो कि बच्चे IAS ऑफिसर निकलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।